दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय का एक जजमेंट है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये प्राविधानित किया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति का मालिक है जो संपत्ति उसे उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, अपने पिता से, अपने पिता के पिता से, और उस उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति में कोई अन्य व्यक्ति भी सह खातेदार है। वो मकान हो सकता है, जमीन हो सकती है, एग्रीकल्चरल लैंड हो सकती है। तो अक्सर देखा गया है इस समय, जैसे पिता हैं, पिता की कोई जमीन है, कृषि योग्य भूमि है, और वो भूमि वो निर्वसीयती उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके मान लीजिए 4 पुत्र हैं, उनको प्राप्त होती है, और उन चारों पुत्रों में से किसी एक पुत्र को कोई थर्ड पार्टी, कोई प्रॉपर्टी डीलर या कोई ऐसा व्यक्ति जो उस परिवार से संबंधित नहीं है, वो फुसला लेता है और उस जमीन को परचेज कर लेता है, और परचेज करने के बाद बंटवारे का मुकदमा डालता है, अपना म्यूटेशन करा लेता है, और वहां पर वो कहता है हम आगे आगे लेंगे, अगर सड़क के किनारे है या मेन फ्रंट पर लेंगे। इस तरीके के डिस्प्यूट्स पैदा करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी से संबंधित है कि क्या कोई ऐसी लैंड जो सह खातेदारी में है और आपके किसी पूर्वज से ही आपको उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, किसी थर्ड पार्टी को अगर बेच दी जाती है, आपका ही कोई परिजन बेच देता है, तो उसको आप कैसे हासिल करें, इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है, या कोई ऐसा लैंडमार्क जजमेंट अभी आया हुआ है जिसमें इस बात पर चर्चा की गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक एक नियम था, हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक धारा है 22। उस धारा के अंतर्गत यह व्यवस्था थी कि ऐसी संपत्तियां जो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, आप समझ लीजिएगा गौर से, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड एवरी स्टेट में अलग अलग उसकी विशेष विधियां बनाई गई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में भूमि विधियां हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 इस समय इन्वोक है। इससे पूर्व में यूपीजेडे था, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950। इस समय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश भूमि विधियां हैं, एमपी की राजस्व संहिता है। इसी तरीके से प्रत्येक स्टेट में अपनी अपनी संहिताएं हैं, भू राजस्व की विधियां हैं। अब जो धारा 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट थी, वो पूरे भारतवर्ष में लागू होती है, वो पूरे देश के लिए। उसमें क्या व्यवस्था थी? उसमें ऐसी प्रॉपर्टी के लिए व्यवस्था थी जो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, कॉमन प्रॉपर्टी है, लेकिन इमोवेबल है, माने अचल संपत्ति है। जैसे कोई मकान, अब उस मकान में उसके किसी पार्ट को बिना बंटवारा कराए अगर बेच दिया जाता है, तो तीसरा व्यक्ति जो आएगा वो आपको परेशान करेगा, आपसे वो संबंध स्थापित नहीं करेगा जो आपके अन्य परिजन, आपका सगा भाई जिस तरीके से आपके साथ बिहेव करेगा, वैसा कोई थर्ड पार्टी नहीं करेगी। तो अभी तक जो व्यवस्था थी वो केवल उसी लैंड पर थी। अब व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से उस प्रॉपर्टी पर हो गई है जो एग्रीकल्चरल लैंड है। आइए दोस्तों जानते हैं क्या व्यवस्था है और कौन सी वो रूलिंग है, किस केस ला की मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों एक केस हुआ है, उसका नाम है महेंद्र एंड अदर्स वर्सेस पूरन सिंह। ये 14 जुलाई 2026 का जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। साइटेशन नोट कर लें, महेंद्र एंड अदर्स वर्सेस पूरन सिंह, 14 जुलाई 2026 का जजमेंट है। साइटेशन है 2026 INSC 698-698 SLP सिविल SLP नंबर 29289 ऑफ 2025, सिविल अपील नंबर है 8978 ऑफ 2026, और ये हॉनेबल जस्टिस संजय करोल एंड हॉनेबल जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच का जजमेंट है। अब इस जजमेंट में हुआ क्या है, इस बात का विवाद था, इस पर चर्चा कर लेते हैं, और धारा 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या कहती है उसको समझ लेते हैं।
दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि धारा 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या कहती है। तो ये हम अपने हाथ में हिंदू सक्सेशन एक्ट लिए हुए हैं। इसकी धारा 22 को हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि धारा 22 आखिर है क्या। और ये तो सब अखबारों में और हर जगह प्रकाशन भी इसका हो चुका है, आ चुका है, क्या मामला है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में दोस्तों क्या है कि कोई हिंदू जब निर्वसीयती मृत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है ऐसे हिंदू व्यक्ति की, तो उस हिंदू व्यक्ति की जो संपत्ति है उसका क्या होता है, इसके लिए सक्सेशन माने होता है उत्तराधिकार, किन उत्तराधिकारियों को मिलती है। तो धारा 22 ये कहती है कि कुछ दशाओं में संपत्ति अर्जित करने का अधिमानी अधिकार, माने एक टेबल दी हुई है कि पहले कौन वरीयता होगी, फिर किसको होगी, फिर किसको होगी, फिर किसको होगी। तो पहले नंबर पर जिसको वरीयता है, अगर वो श्रेणी नहीं है तो सेकेंड नंबर के लोग आएंगे, नहीं तो पहले नंबर वाले ही अधिमानी अर्हता होगी, माने प्रीफरेंशियल राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। अब इसमें क्या कहा गया है, जहां की इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, ये 1956 में अधिनियम बना था, इसके पश्चात निर्वसीयती की किसी स्थावर संपत्ति में या उसके द्वारा चाहे स्वयं या दूसरों के साथ किए जाने वाले किसी कारोबार में हित अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट 2 या अधिक वारिसों को न्यायगत हो और ऐसे वारिसों में से कोई उस संपत्ति या कारोबार में अपने हित के अंतरण की प्रस्थापना करे। ऐसे अंतरित किए जाने के लिए प्रस्तावित हित को अर्जित करने के अधिमानी अधिकार दूसरे वारिसों को प्राप्त होगा। अब दूसरी इसका जो सब सेक्शन 2 है वो ये है, यही आपके लिए मतलब का है, मृतक की संपत्ति में कोई हित जिस प्रतिफल के लिए इस धारा के अधीन अंतरित किया जा सकेगा, वह पक्षकारों के बीच किसी करार के अभाव में इस निमित्त किए गए आवेदन पर न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाएगा। और यदि उस हित को अर्जित करने की प्रस्थापना करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे अवधारित प्रतिफल पर उसे अर्जित करने के लिए राजी ना हो, तो ऐसा व्यक्ति उस आवेदन के या उसके आनुषंगिक सब खर्चों को देने का दायी होगा। इसका क्लास 3 ये है कि किसी हित के अर्जित करने की प्रस्थापना करने वाले अनुसूची 1 वर्ग के विनिर्दिष्ट 2 या अधिक वारिस हों, तो उस वारिस को अधिमान दिया जाएगा जो अंतरण के लिए अधिकतम प्रतिफल देने की पेशकश करे। अब इसका इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, और इंग्लिश वर्जन इसका नहीं बता रहे हैं, हिंदी है, आप चाहें तो ट्रांसलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसमें मैटर क्या था इसको समझ लीजिएगा। मोटे भाषा में आपको बता दें, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके किसी ऐसे परिजन से आपको प्राप्त हुई है जो निर्वसीयती मृत्यु हो गई है, और इस समय वो आपके साथ अन्य सह खातेदारों के साथ है, जिसमें आप भी मालिक हैं और वो भी मालिक हैं। वो आपके सगे भाई हो सकते हैं, चाचा के लड़के हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, उसमें सह खातेदार हैं। अब उस संपत्ति को अगर कोई व्यक्ति बेचना चाहता है तो पहले उसको अपने उन्हीं सह खातेदारों में से सभी में या किसी एक को चुनना होगा, पहले उसको दें। जब वो लेने से इनकार कर दे तब कोई थर्ड पर्सन ले सकता है। और अगर थर्ड पर्सन को आपने बेच दिया है और उनमें से कोई व्यक्ति न्यायालय में कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का मुकदमा इसी ग्राउंड पर लाता है कि मैंने कहा था और मैं आज भी लेने को तैयार हूं, तो उस थर्ड पर्सन को वही पैसा जो डीड में अंकित है वो दे दिया जाएगा और उससे वो सेल डीड आपके नाम एग्जीक्यूट करा दी जाएगी। ये प्रोविजन है, इसको गौर से समझिएगा। अब इसमें जो बिल्कुल क्लियर प्रोविजन है वो ये है कि सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट के जो नियम हैं, जो कानून हैं, वो उस लैंड पर भी लागू होंगे जो एग्रीकल्चरल लैंड है संपूर्ण भारतवर्ष में। जैसे पिता की मृत्यु हो गई और कोई वसीयत नहीं थी, वो लैंड उनकी कृषि भूमि 3 बच्चों को मिली, उसमें से कोई एक बच्चा अपना हित या अपनी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को बेचना चाहता है जो थर्ड पार्टी, तो ऐसे व्यक्ति को जो थर्ड पार्टी है उसे बेचने का राइट नहीं है। पहले वो अपने लोगों से बात करे, पूछे। अगर वो उनसे नहीं पूछता है, किसी थर्ड पार्टी को बेच देता है,
तो उनके जो लीगल हियर्स हैं और सह खातेदार हैं, उनको एक मुकदमा लाने का राइट होगा। वो सिविल सूट लाएंगे और उस सिविल सूट में केवल इतना ही डिमांड करेंगे कि ये जो प्रश्नगत बैनामा है, सेल डीड है, इसका जो अमाउंट है ये उस प्रतिपक्ष को हमसे दिला दिया जाए और ये भूमि हमारे पक्ष में सेल डीड एग्जीक्यूट करा दी जाए। और दोस्तों ये हो भी जाएगा। ये बहुत ही अच्छा नियम आया है। ये उन लोगों के लिए गलत है जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, किसी एक भाई को फुसला लिया, उसकी जमीन लिखवा ली, वहां प्लाटिंग शुरू कर देते थे। तो अब ऐसी जगह आप प्लाटिंग मिलेंगे तो आपको बाद में दिक्कत होगी, क्योंकि अगर वो बैनामा वापस हो जाता है तो उसके बाद जितनी भी सेल डीड है वो ऑटोमेटिक बेकार हो जाएंगे। जैसे पेड़ की जड़ ही कट गई, पेड़ गिर गया तो उसमें लगे हुए फल तो अपने आप गिर जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। दोस्तों आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो तो बहुत सोच समझ के लें। बहुत अच्छा जजमेंट है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं साइटेशन भी लिख दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर अवश्य करें, अपने दोस्तों को भेजें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन लगा हुआ है। और अगर आप हमसे फोन पर बात करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन में एक और तीसरे नंबर पर हमारा फोन मीटिंग मेंबरशिप ज्वाइन बटन है, उसको आप ज्वाइन करिएगा, उसके चार्जेस दीजिएगा तो आप एक सप्ताह में हमसे 10 मिनट बात करते हैं। धन्यवाद।